निम्न प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। शब्दवाणी क्लासेस पर चर्चा चल रही थी एनसीईआरटी के बारे में, चर्चा चल रही थी करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ अन्य टॉपिकों के बारे में। एनसीईआरटी अब हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसलिए हम अपन लगातार अपनी जो एनसीईआरटी है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके तो जो कंसेप्ट है, आपकी जो एनसीईआरटी है वो तो एकदम हो जाएगी मजबूत, लेकिन जो अभी तक अपनी क्लासेस, शब्दवाणी क्लासेस से और एनसीईआरटी से दूर भाग रहे हैं, उनको खींचकर पकड़कर एनसीईआरटी तक, शब्दवाणी क्लासेस तक लाने का प्रयास कीजिए। उनको बोलिए कि शब्दवाणी क्लासेस पर चल रही है एनसीईआरटी की क्लासें, जहां पर हर उस फैक्ट तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। पहले तो एकदम व्यवस्थित रूप से आपको किताब पढ़ाई जाती है, उसके बाद में उस पाठ का रिवीजन करवाया जाता है और उसके बाद में उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो लाए जाते हैं। मतलब जब एक ही पाठ को 2-3 बार पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी वाला आपका झंझट समाप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। और इसके अलावा एक चीज और, अपन बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आगे मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जीआई टैग के बारे में। क्या है जीआई टैग, इसकी शुरुआत कब हुई, विश्व स्तर पर कब हुई, भारत में कब हुई, प्रमुख राज्यों के प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं और वर्तमान में नए कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, उन सब के बारे में एक विस्तृत और व्यापक चर्चा होने वाली है शब्दवाणी क्लासेस पर। तो उसके लिए भी आप सब तैयार रहिए। और तो छोटे बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने 8वीं क्लास के बच्चे हैं जो अपनी क्लास को देख रहे हैं, तो उन सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने रुचिप्रद हो, कि आप ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि आजकल शिक्षा का जमाना हो गया, वो डिजिटल हो गया है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रूप में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप अभी तक 8वीं क्लास में और आप डिजिटल रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या कोई भी चीज जो एनसीईआरटी से संबंधित हो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जरूर देखूंगा और जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी मैं उसका जवाब देने का प्रयास भी करूंगा। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। एनसीईआरटी क्लास 8 हमारा अतीत, अध्याय 3। कौन सा अध्याय? पहले 2 अध्यायों के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज अपना जो अध्याय है वो अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। जो कंपनी थी वो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस प्रकार चला रही थी, कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं ला रही थी, कौन कौन से नए कानून ला रही थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 है, पार्ट 1 का मतलब जो तीसरा पार्ट है, इसके ऊपर पार्ट 2 और आएगा, भाग 2। यहां पर अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक, और उसमें 18 से लेकर लगभग 35 के करीब क्वेश्चन होंगे। मतलब 18 इसमें, 17-18 क्वेश्चन ही अगले पार्ट में। तो अपन चर्चा करने वाली है महत्वपूर्ण 2 पार्टों के माध्यम से एनसीईआरटी हमारा अतीत क्लास 8 अध्याय का जो तीसरा पार्ट है उसके ऊपर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अपनी जो पीछे की क्लासें हैं जो मैंने अपलोड करके रखी है, एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है एनसीईआरटी क्लास 8 हमारा अतीत, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए पहले वो देखिए और उसके बाद में इन प्रश्नों को हल कीजिए। वास्तव में मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि 18 क्वेश्चनों में से कोई एक आध क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, बाकी वाले आपके गलत होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी से, इतने सरल तरीके से हर चीज आपको समझाई गई है। अब फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आपका भोलेनाथ है। पहला क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया था? जो मुगल बादशाह था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब घोषित कर दिया? जब कंपनी ने कहा कि हमको नवाब नहीं चाहिए, हम खुद ही नवाब बनेंगे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब दीवान तैनात कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को? मुगल बादशाह ने।
12 अगस्त 1765, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 आजादी हो चुका था, 10 मई 1857 को क्रांति हो चुकी थी, 12 अगस्त 1765। मैं कहता हूं कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव था, वो अंग्रेजों की तरफ से मुख्य भूमिका निभा रहा था उसके द्वारा, और मुगल बादशाह के द्वारा मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। कब कर दिया? 12 अगस्त 1765 में। याद रखना, 12 अगस्त 1765 में। 1757 में अपने प्लासी का युद्ध हुआ था, यह भी अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था 1764 में युद्ध हुआ था अपने बक्सर का युद्ध। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर किसी ने अब तक क्लास नहीं देखी अपनी एनसीईआरटी वाली और सीधे इन प्रश्नों तक आए हैं, तो वो भी प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिए कि जो क्लास 8वीं के सिंपल से क्वेश्चन है उनमें से आपको कितने आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी ग्रहण करते समय, जब बंगाल की दीवानी ग्रहण कर रहे थे उस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन मुख्य व्यक्ति था? अभी बताया था भाई साहब, अभी 1 मिनट पहले बताया था कि जब 1765 में बंगाल की दीवानी दी जा रही थी उस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन सा व्यक्ति मुख्य था? थॉमस मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स कॉर्नवालिस या होल्ट मैकेंजी? तो कौन सा व्यक्ति था प्रमुख? रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास में था। कहां पर था? मद्रास में था। और बाद में मद्रास से बंगाल में आया अंग्रेजों की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? बंगाल में आया अंग्रेजों की सहायता के लिए। मैंने आपको पढ़ाया था जब ये भारत आया था उस समय इसकी आयु मात्र और मात्र 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष थी। और यह भी पढ़ाया था कि इसके बाद में इसके ऊपर मुकदमे भी चले थे। सब चीजें एकदम व्यवस्थित रूप से पढ़ाई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव था। जब बंगाल की दीवानी दी जा रही थी उस समय रॉबर्ट क्लाइव ऐसा पहला व्यक्ति जिसने भारत पर शासन, भारत के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन चलाने की शुरुआत की गई, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 1770 में पड़े भीषण अकाल ने बंगाल में कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया था? 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है 1770 में। तो अंग्रेजों की जो आमदनी थी वो बहुत कम हो गई थी, बहुत सारी जनता की मौत हो गई थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। आपको बताना है कि जब अकाल पड़ा उस समय कितने लोगों की मौत हुई थी? लगभग 50 लाख, लगभग 2 करोड़, लगभग 1 करोड़ या लगभग 10 करोड़? तो जब अकाल पड़ा था, अकाल से 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। कितने करोड़ की? 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। किसने? जब 1770 का अकाल पड़ा था। 1770 का क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। कहां पर? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। क्या लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? व्यवस्थित पढ़ाया था कि यह जमीन से संबंधित था, जिसमें प्रत्येक जमींदार के जो कब्जे में जितनी भी जमीन आती थी, जितने भी किसान थे, उनके जमीन का स्थायी लगान तय कर दिया गया। जमींदार को कहा गया कि तुझे सालाना इतना, जो स्थायी लगान था वो तय कर दिया गया था। और जमींदार को कहा गया कि तुझे 1 वर्ष के मुझे इतने रुपए ला कर देने। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने सोचा कि जमींदार होंगे वो जमीन में सुधार करेंगे,
नई व्यवस्था लाएंगे जिससे उनकी भी आय बढ़ेगी, हमारी भी आय बढ़ेगी। लेकिन कहते हैं कि जमींदारों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना तो उन्होंने जमीन में सुधार किया और ना ही खेती व्यवस्था में सुधार किया। इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों ने सोचा कि यार ना तो हमारी आमदनी बढ़ रही है और जमींदार इतने निष्क्रिय हो गए हैं, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। इसके अलावा एक इसमें प्रॉब्लम और आ रही थी कि कई बार तो किसानों के फसल हो जाती, कई बार फसल होती नहीं, तो भी उनको स्थायी बंदोबस्त के तहत रुपए देने पड़ते थे। तो इस प्रकार की समस्या के कारण फिर स्थायी बंदोबस्त को बंद कर दिया गया। यह व्यवस्था कब लागू की गई? 1793 ईस्वी में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई? 1793 में। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई, कब लागू की गई? 1793 में लागू की गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? गवर्नर जनरल था वो अपना था चार्ल्स कॉर्नवालिस था। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई उस समय भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, आज का अपना छठा क्वेश्चन, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाली या महाल क्या था? जब ब्रिटिश जो दस्तावेज बना रहे थे, अपन ने पढ़ा था अभिलेखागार भी बनाए थे, अभिलेखागारों को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। जितने भी उनके दस्तावेज थे उनकी कॉपी करवाते, और कॉपी करवा कर किससे करवाते थे? अपन ने पढ़ा था कि जो सुलेखनविश होता था, जो अच्छा लिखता था, उससे कॉपी करवाते थे, फिर दस्तावेजों को अभिलेखागारों में रखवाते थे। यह भी पढ़ा था कि प्रत्येक जिला कलेक्टर के पास में भी एक अभिलेखागार बनवा दिया गया था दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। अगर उनके राजस्व दस्तावेज देखें तो उसमें महाली या महल का मतलब क्या था? अपन ने पढ़ा था राजा का महल, एक राजस्व इकाई या एक गांव या गांवों का समूह, या एक विशेष प्रकार की फसल या नील की फैक्ट्री। तो मैंने बताया था महाली या महल का मतलब था एक राजस्व इकाई या एक गांव या गांवों का समूह। एक राजस्व इकाई थी जिसमें एक गांव को या अगर गांवों का समूह होता था तो उसे महाली कहा जाता था। इस नाम के आधार पर ही फिर एक व्यवस्था लागू की गई, महालवारी। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। महालवारी व्यवस्था लागू की गई जिसमें लगान का जो मुख्य स्तंभ माना गया वो महाल यानी कि गांव को माना गया। प्रत्येक गांव की स्थायी लगान निश्चित किया गया। प्रत्येक गांव से जो गांव का मुखिया होता था उसको बोला गया कि तू जनता से लगान दे और हमको लगान लाके दे। ये व्यवस्था लागू की गई थी महालवारी। महालवारी में महल का मतलब है एक गांव या गांवों का समूह है। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित ही है, सातवां क्वेश्चन, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी, भारत नहीं, जो बंगाल का भूभाग था उसके उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए महालवारी बंदोबस्त नामक नई व्यवस्था किसने तैयार की थी? यह महालवारी नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो महालवारी शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी ने। किसने शुरू की थी? होल्ट मैकेंजी ने। महालवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी। याद रखना, महालवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? अपना जो होल्ट मैकेंजी था उसके द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई। महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? होल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी व्यवस्था लागू की गई। इसमें जो महाल है उस महाल का क्या मतलब है? अपन ने पढ़ा था महाल का मतलब है गांव या गांवों का समूह। गांव या गांवों के समूह, गांव या गांवों का जो समूह होता था उसे महालवारी जो उसे महाल बोला जाता था। महाल का मतलब गांव या गांवों का समूह है। अगला क्वेश्चन, महालवारी व्यवस्था ब्रिटिश शासन में कब लागू की गई? जो महालवारी व्यवस्था थी उसे कब लागू किया गया? तो महालवारी व्यवस्था को लागू कब किया गया? 1822 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 1822 ईस्वी में महालवारी व्यवस्था को लागू किया गया। इससे पहले अपन ने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दोनों व्यवस्था के बारे में देख लो।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यह लागू की गई 1793 में। और महालवारी व्यवस्था महालवारी व्यवस्था लागू की गई कब? 1822 में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। और जो मालवारी व्यवस्था लागू की गई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। तो ये दोनों प्रकार की व्यवस्था याद रखना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा और महालवारी व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, दक्षिणी भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह जो नई व्यवस्था अपनाई गई उसे क्या नाम दिया गया? अब जो दक्षिणी भारतीय इलाके थे वहां पर जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह एक नई व्यवस्था अपनाई। उस व्यवस्था का नाम क्या था? महालवारी व्यवस्था नहीं, यह तो अपन ने पढ़ा था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी भागों में थी। रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था, निज खेती व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जगह नई खेती जो दक्षिणी भारतीय क्षेत्र में अपनाई गई, जो दक्षिण भारतीय इलाकों में अपनाई गई थी उस नई व्यवस्था का नाम था रैयतवार या रैयतवारी। रैयतवारी व्यवस्था थी, इसमें जो रैयत था इसका मतलब था किसान। मतलब अब अंग्रेज कहते थे हमें ना तो किसी एक रियासत से चाहिए, ना किसी एक जमींदार या गांव के मुखिया से लगान चाहिए, हम सीधा संपर्क करेंगे किसान से। किससे? किसान से। किसानों का लगान तय कर दिया गया और सीधे ही किसानों से वसूली की जाने लगी। यह व्यवस्था थी रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था, जो दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई थी, जिसका मुख्य आधार था रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान और लगान की वसूली सीधे ही किसानों से की जाती थी। यह थी अपनी रैयतवारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले छोटे पैमाने पर किसने की थी? सबसे पहले छोटे पैमाने पर इस व्यवस्था को रीड किया। रीड मतलब इस व्यवस्था को पढ़ा कि यह व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस व्यवस्था की शुरुआत की थी वो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले छोटे पैमाने पर शुरुआत की थी और फिर इसको विस्तृत पैमाने पर लागू किया। उस समय गवर्नर जनरल थे थॉमस मुनरो। कौन थे? थॉमस मुनरो। तो रीड और मुनरो याद रखना। अगला क्वेश्चन यही होगा, 11वां क्वेश्चन, रैयतवारी व्यवस्था को विकसित करके पूरे दक्षिणी भारत पर किसने लागू किया था? पूरे दक्षिणी भारत पर लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन, थॉमस मुनरो, चार्ल्स कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी, महालवारी व्यवस्था, ये सब अपन ने पढ़ा था। फिर अपनी जो स्थायी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त इसने किया था, होल्ट मैकेंजी ने महालवारी। महालवारी व्यवस्था। फिर जो रैयतवारी व्यवस्था है उसको लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने। यह व्यवस्था इनको याद रखना, रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो। रैयतवारी व्यवस्था रैयत मुनरो। चार्ल्स कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त याद रखना, एक कोर्नोकार्पस का पौधा आता है। किसका? कोर्नोकार्पस का। सही नाम उसका क्या है मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसे स्थानीय भाषा में अपन कोर्नोकार्पस बोलते हैं।
कोनोकार्पस। कोनोकार्पस पौधा है वो एक बार लगाने के बाद में कहते हैं उसकी वृद्धि एकदम, जितना पानी डालोगे उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती है। बाकी वाले पौधे अगर आप नीम का पौधा लगा दोगे तो उसके सामने बोना रह जाएगा और 2 साल में ये विशाल पेड़ की तरह तैयार हो जाता है, तो वो स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? कोनोकार्पस का पौधा स्थायी हो जाता है। तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कोनो से चार्ल्स कॉर्नवालिस याद रख लेना। फिर होल्ट मैकेंजी, मैकेंजी से ये आप याद रख सकते हो। देखो एक तो थॉमस मुनरो है, मुनरो, मुनरो मतलब मुन्ना रो रहा है। मुन्ना किसका रो रहा है? रेयत यानी किसानों का। किसका मुन्ना रो रहा है? किसानों का मुन्ना रो रहा है। किसका? रेयत का मतलब याद होना चाहिए, रेयत का मतलब है किसान। तो थॉमस मुनरो, किसका मुन्ना, किसका बच्चा रो रहा है? किसानों का बच्चा रो रहा है। तो रेयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो ने। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? उसमें गवर्नर जनरल कौन थे जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी उस समय? तो कॉर्न से याद रखना, कोनोकार्पस का पौधा जल्दी लंबा होता है, स्थायी हो जाता है, तो स्थायी बंदोबस्त। फिर होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, मैं से मैकेंजी और मैं से महालवारी व्यवस्था याद रख लेना। ये मैं के बाद में है महालवारी, महालवारी मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी महालवारी व्यवस्था याद रह जाएगी आपको आसानी से। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर किस अवधि के दौरान रहा था? जो मद्रास अपने वर्तमान में चेन्नई जो उसको कहा जाता है, उसका गवर्नर किस अवधि के दौरान रहा था? 1765 से 22, 1765 से 1772, 1819 से 1826, 1857 से 1860 या 1793 से 18 के बीच में। तो जो थॉमस मुनरो है, थॉमस मुनरो जिसने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? रैयतवारी व्यवस्था। इसमें जो रैयत है इसका मतलब क्या होता है? किसान, याद रख लेना। तो ये मद्रास का गवर्नर कब से कब तक था? 1819 से लेकर 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले सूती कपड़े के छापे को क्या कहा जाता था? भारत के जो आंध्र प्रदेश के बुनकर थे वो सूती कपड़ों पर साफ करने के लिए एक छापा बनाते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो उसका नाम था कलमकारी छापा। क्या नाम था? कलमकारी छापा तैयार किया जाता था भारत के जो आंध्र प्रदेश के बुनकर है उनके द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मोरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे कहां के थे? एक प्रसिद्ध कवि और कलाकार था विलियम मोरिस, कलाकार था, उसने अपनी कला दिखाई और छापे बनाए, फूल वाले छापे। तो ये कहां के थे? ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के छापे थे। कहां के छापे थे? ब्रिटेन या इंग्लैंड के छापे थे। नाम से पता चलता है विलियम मोरिस, इसने छापे बनाए ब्रिटेन या इंग्लैंड में। आज का अपना 15वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में उगने वाले नील का पौधा मुख्य रूप से किस जलवायु क्षेत्र में उगता है? अब भारत में उगता है, आपको याद रखना है भारत में ज्यादातर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल जलवायु है वो पाई जाती है। तो नील का पौधा मुख्य रूप से किस जलवायु क्षेत्र में उगता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह पौधा उगता है, नील का पौधा। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय कपड़ा उत्पादक बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए किस पौधे पर निर्भर थे? जब भारत से नील का पौधा जाता था ना, उससे पहले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो ऐसा कौन सा पौधा था जिस पर निर्भर रहते थे बैंगनी और नीले रंग के लिए? तो वो निर्भर रहते थे वोड पौधे के ऊपर। वोड पौधे की विशेषता यह थी कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो जाता था। और यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है ज्यादातर, तो वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु थी, इसलिए वहां के लोग वोड के पौधे का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन कितना रह गया था? जब अन्य कई देशों में नील की मनाही होगी, लोगों ने नील की खेती करने से मना कर दिया, तो 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन था वो लगभग आधा रह गया। कितना रह गया? लगभग आधा नील उत्पादन रह गया था। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन,
1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग कितना परसेंट हो चुका था? अगर बात करें 1810 ईस्वी की, तो जब 1810 ईस्वी में ब्रिटेन था वो नील के पौधे का आयात कर रहा था, विश्व के विभिन्न भागों से आयात कर रहा था। तो आपको यह बताना है कि उस समय भारत से लगभग कितने परसेंट आयात करता था? 30%, 50%, 95% या 10%? तो उस समय भारत से सबसे ज्यादा नील पौधे का आयात होता था, 95%। ब्रिटेन में जितना भी पौधा जाता था नील का, उसमें से 95% कहां से जाता था? भारत से जाता था। तो ये थे अपने अध्याय तीसरे के ये थे अपने अध्याय तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पार्ट 1 से लेकर 18 क्वेश्चनों तक अपन ने चर्चा कर ली है। आशा करता हूं कि आपने पूरी की पूरी क्लास जरूर देखी होगी। अब इसके बाद में अपन अगली जो क्लास है उसमें अपने 18 से लेकर जो 35 तक के क्वेश्चन है, मतलब 18 या 17 क्वेश्चन और है, उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप जो पीछे की अपनी एनसीईआरटी की क्लासें हैं जो पाठ से संबंधित, उनको भी पढ़िए, उन क्लासों को देखिए, और वीडियो को, चैनल को, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइव, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।